नमस्कार, मैं डॉक्टर विधि शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज कोटा, राजस्थान। आज के इस वीडियो में हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व फ़िरोज़ शाह तुगलक की बात करेंगे। फ़िरोज़ शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था और 1351 में सिंध के थट्टा में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई और उसका कोई निश्चित उत्तराधिकारी नहीं था। अतः सामंत और उलेमा वर्ग ने सुल्तान के चचेरे भाई फ़िरोज़ शाह तुगलक को नया सुल्तान नियुक्त किया। फ़िरोज़ ने अपने सामने जो समस्याएं उसके सामने जो खड़ी थीं, उसको देखते हुए अपने राजनीतिक उद्देश्य निर्धारित किए। सबसे बड़ी जो समस्या थी उसके सामने वह था आर्थिक संकट। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे भी ये समस्या थी कि राजकोष खाली हो रहा था, लेकिन वह भी इसका समाधान नहीं कर पाया, बल्कि उसने अपनी नई योजनाओं और सैनिक अभियानों के परिणाम स्वरूप इस संकट को और भी गहरा दिया। इसके अलावा साम्राज्य में विघटन और विद्रोह की समस्या बनी हुई थी। इसके साथ ही साथ मोहम्मद बिन तुगलक की नीतियों से प्रजा में, अमीरों और उलेमा में, सैनिकों में और किसानों में असंतोष था और शासक की छवि भी धूमिल पड़ गई थी। इसमें सुधार लाना अनिवार्य था। ये तो थी परेशानियां जो सामने खड़ी थी, और दूसरी तरफ फ़िरोज़ जो था वो एक बुद्धिमान व्यक्ति था। उसे अपने सामने खड़ी परेशानियों का तो भान था ही, साथ ही साथ उसे अपनी कमज़ोरियों का भी आभास था। पहली कमज़ोरी तो ये थी कि गद्दी पर उसका जो शासन था वो प्रत्यक्ष नहीं था। उसके राज्यारोहण के समय ख्वाजा जहाँ नामक एक शक्तिशाली सामंत ने एक अल्पायु बालक को सुल्तान मोहम्मद का पुत्र घोषित करके दिल्ली की गद्दी पर बिठा दिया था। उलेमा और सामंतों की सहमति से ही फ़िरोज़ गद्दी पर बैठा था, इसलिए वो जानता था कि सामंतों और उलेमा वर्ग जो कि बहुत शक्तिशाली थे कि वो अवहेलना नहीं कर सकता और अवहेलना करके शांतिपूर्ण ढंग से शासन नहीं चला सकता। अतः फ़िरोज़ ने विभिन्न वर्गों के प्रति तुष्टीकरण की नीति अपनाने का निश्चय कर लिया था। तुष्टीकरण आप सभी जानते हैं, सबको संतुष्ट करने की नीति। आप अपना कोई स्टैंड नहीं लेते, हर वर्ग को संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं। तो मध्यकालीन भारतीय इतिहास में तुष्टीकरण की नीति किससे संबंधित है? फ़िरोज़ शाह तुगलक से। उसने सामंतों को तुष्ट करने का प्रयास किया, उसने उलेमा वर्ग को तुष्ट करने का प्रयास किया, उसने सैनिकों को तुष्ट करने का प्रयास किया, और इन सारे उपायों से उसने महसूस किया कि अब उसका राजकोष खाली हो रहा है। अतः सबसे ज़्यादा आवश्यकता है आर्थिक सुधारों की। अतः फ़िरोज़ ने आर्थिक सुधारों पर, कल्याणकारी कार्यों पर, विद्या और कला को प्रोत्साहन देने पर विशेष जोर दिया। इन सब के परिणाम स्वरूप उसके समकालीन इतिहासकार शमसे सिराज अफ़ीफ़ ने उसकी बहुत प्रशंसा की है, और अन्य मध्यकालीन इतिहासकारों ने भी उसे एक आदर्श मुस्लिम शासक माना है। उसे अकबर के पूर्वगामी मुसलमान शासकों में महानतम शासक भी कहा गया है। हालांकि ये बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना होगा, लेकिन फिर भी हम इतना कह ही सकते हैं कि फ़िरोज़ मध्यकालीन भारतीय इतिहास का कल्याणकारी निरंकुश शासक, जिसे कि हम कहते हैं बेनेवलेंट डेस्पोट, था। अब हम उसकी नीतियों और सुधारों की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रशासनिक सुधार। प्रशासनिक सुधारों में जो पहला वर्ग है वह है कृषि संबंधी सुधारों का। फ़िरोज़ ने लगान व्यवस्था में सुधार के उपाय किए, क्योंकि राज्य की आय का प्रधान स्रोत कृषि ही था। फ़िरोज़ ने जनता पर नए कर लगाने के बारे में विचार किया ताकि राज्य की आमदनी बढ़े।
लेकिन वह जनता पर नए कर आरोपित करना नहीं चाहता था, क्योंकि आंतरिक विद्रोह की समस्या पहले ही बनी हुई थी। मोहम्मद बिन तुगलक के समय जब दोआब में कर वृद्धि की गई तब वहाँ पर कृषकों के विद्रोह हुए थे। अतः उसने सबसे पहले राज्य की आय का प्रामाणिक ब्यौरा तैयार करा। ये पहली बार था जब सल्तनत काल में कोई राजा ऐसा काम कर रहा है। इसके लिए उसने ख्वाजा हिसामुद्दीन जुनैदी को, यह नाम महत्वपूर्ण है बच्चों, ख्वाजा हिसामुद्दीन जुनैदी को नियुक्त किया। हिसामुद्दीन जुनैदी ने 6 साल तक विभिन्न प्रांतों का दौरा करके राज्य की आय व्यय का ब्यौरा तैयार किया और राज्य की वार्षिक आय 6 करोड़ 78 लाख टका निर्धारित की। टका क्या था? चांदी का सिक्का। राज्य की आय सुनिश्चित हो जाने के बाद इसकी वसूली के लिए उसने कुशल ढंग से प्रयास किए। लगान की दर को पूर्ववत बनाए रखा गया, बढ़ाई नहीं गई। वो पहले की भांति उपज का 1/3 हिस्सा किसान को लगान के रूप में देना पड़ता था। कृषकों को राहत देने के लिए उसने दोआब के किसानों को मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा जो 2 करोड़ टके के तकावी ऋण दिए गए थे, तकावी ऋण कृषि ऋणों को हम कह सकते हैं, उन्हें फिरोज तुगलक ने माफ कर दिया। इसके अलावा उसके द्वारा सिंचाई सुविधाओं का विकास किया गया। उसका पूरा जोर राज्य की आय को बढ़ाने पर था, बिना करों को बढ़ाए। इसलिए उसने कोशिश की कृषि उत्पादन बढ़े। कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए उसने सिंचाई साधनों के विकास का प्रबंध किया। दिल्ली और हरियाणा क्षेत्र में लगभग 11 नहरों का निर्माण कराया गया, जिससे लगभग 160 वर्ग मील क्षेत्र में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हुआ। नहरों के अलावा कुएं और जलाशय के निर्माण से भी सिंचाई के लिए जल की आपूर्ति की गई। इन उपायों द्वारा कृषि उत्पादन में वृद्धि संभव हुई और राज्य, कृषक वर्ग और सामान्य जनता तीनों को लाभ हुए। उसकी उसके द्वारा बनाई गई नहरों पर भी कई बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। उसके द्वारा बनाई गई नहरों का विस्तृत उल्लेख याह्या अहमद बिन सरहंदी ने अपनी पुस्तक तारीख़ मुबारक शाही में किया गया है, जिनमें पहली नहर सिरमौर और मांडल से निकलकर हिसार फिरोजा तक जाती थी, जिसकी लंबाई 150 किलोमीटर थी। दूसरी नहर पंजाब में सतलज नदी से निकलकर सहवास तक ले जाई गई। लंबाई इसकी थी 90 मील। तीसरी बुधनी के पास यमुना नदी से निकालकर हिसार तक ले जाई गई। चौथी नहर करवर के पास घग्गर नदी से ले जाकर फिरोजाबाद तक ले जाई गई। कौन ये सूचनाएं दे रहा है हमको? याह्या अहमद बिन सरहंदी। जबकि शमशेर सिराज अफीफ ने अपनी पुस्तक तारीख़ फिरोज शाही में फिरोज तुगलक द्वारा निर्मित केवल 2 नहरों का उल्लेख किया है और इन नहरों का नाम उसने बताया है रजीवाह और उलूग खानी। नहरों का क्या नाम बताया है? रजीवाह और उलूग खानी। अब हम बात करते हैं उसके द्वारा विकसित उद्यानों और कारखानों की। फिर राज्य की आय बढ़ाना उसका उद्देश्य है, इसलिए वह नए नए साधनों का उपयोग कर रहा है। उसने लगभग 1200 फलों के बाग लगवाए, जिनसे प्राप्त फलों को बाजार में बेचकर लगभग 1,80,000 टका प्रतिवर्ष अतिरिक्त आमदनी होने लगी। इसके अलावा उसने शाही कारखानों में अतिरिक्त उत्पादन का प्रबंध किया ताकि इस सामग्री को बाजार में बेचा जा सके, ताकि राज्य की आय बढ़े। इन उपायों के परिणाम स्वरूप फिरोज न केवल आर्थिक संकट पर नियंत्रण प्राप्त कर सका, बल्कि उसने राजकोष की स्थिति को भी सुदृढ़ बना दिया।
जो अगला उसका सुधार है वह है करों में कमी। राज्य की उन्नत आर्थिक स्थिति का लाभ उठाते हुए फिरोज ने कर प्रणाली में भी सुधार किया। उसने कई सारे आपत्तिजनक करों को समाप्त कर दिया और केवल 4 महत्वपूर्ण कर बनाए रखे जिनकी अनुमति शरीयत द्वारा दी गई थी। शरीयत मतलब मुस्लिम कानून। और ये 4 कर कौन से थे? पहला था खराज। खराज मतलब भूमि कर, लगान। दूसरा था जजिया। ये था एक धार्मिक कर जो कि गैर मुसलमानों से लिया जाता था। तीसरा था जकात। जकात था दान संबंधी कर। मुस्लिम जनता को अपनी आय का निश्चित भाग दान के रूप में देना होता था। चौथा कर था कम्स। खम्स, खम्स मतलब युद्ध संबंधी कर या युद्ध की लूट। फिरोज ने सरकारी नहरों द्वारा सिंचाई किए जाने वाले क्षेत्र से सिंचाई कर भी प्राप्त किया। इस सिंचाई कर का नाम था हक ए शर्ब। हक ए शर्ब मतलब सिंचाई के बदले लिया जाने वाला कर। और इसकी दर क्या थी? इसकी दर थी उपज का 1/10वां भाग। हक ए शर्ब पर भी कई बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। इन सारे उपायों से राज्य को तो आर्थिक लाभ पहुंचा ही साथ जनता के बीच भी सुल्तान की लोकप्रियता बढ़ी। और इन सभी सुधारों के लिए समकालीन और आधुनिक दोनों इतिहासकारों ने फिरोज शाह तुगलक की काफ़ी प्रशंसा की है। अब हम बात करेंगे उसके द्वारा किए गए जन कल्याणकारी कार्यों की। फिरोज की लोकप्रियता को बढ़ाने के पीछे सबसे ज़्यादा उसके कल्याणकारी कार्य उत्तरदायी थे। इसके लिए सबसे पहले तो उसने खैरात, दीवाने खैरात यानी कि दान विभाग की स्थापना की। यह दान विभाग कई तरह के कार्य करता था, जैसे कि विद्वानों, बुद्धिजीवियों, विद्यार्थियों, सूफी संतों, विधवाओं, निर्धनों और दरिद्रों को आर्थिक अनुदान या सहायता या पेंशन देने का प्रबंध करता था। आज भी हम सुनते हैं ना, विधवा पेंशन, बच्चों को छात्रवृत्तियाँ तरह तरह की। तो ये सब काम आप देखिए 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक कर रहा है। दीवाने खैरात निर्धन और अनाथ युवतियों का विवाह भी करवाता था। इसके अलावा उसने रोजगार दफ्तर की स्थापना की। रोजगार दफ्तर बेरोजगारों को नौकरी देने का काम किया करता था। साथ ही साथ दारुल सफ़ा की भी स्थापना की। दारुल सफ़ा था एक तरह का सरकारी चिकित्सालय। दारुल सफ़ा में इंसानों के स्वास्थ्य के इंसानों की स्वास्थ्य और चिकित्सा की व्यवस्था की गई थी। साथ ही साथ उसने पशुओं की चिकित्सा की भी व्यवस्था की। इनके अलावा यात्रियों की सुविधा के लिए स्थान स्थान पर सरायों और सड़कों का निर्माण कराया गया। निर्धनों को मुफ्त खाना देने के लिए लंगर और पशुओं के लिए उपचार केंद्रों का भी निर्माण कराया है। ये सभी उपाय अत्यंत महत्वपूर्ण थे, विशेष रूप से इसलिए कि फिरोज तुगलक से पहले किसी अन्य शासक ने प्रजाहित के लिए इतने व्यापक स्तर पर उपाय नहीं किए थे। अब हम उसके सांस्कृतिक योगदान की चर्चा करते हैं। फिरोज ने कला और सांस्कृतिक जीवन के क्षेत्र में भी सक्रिय योगदान दिया। उसने स्थापत्य कला के क्षेत्र में कई उल्लेखनीय कार्य किए। जैसे कि पहले तो उसने 5 नए नगर बसाए। कौन कौन से थे ये नगर? पहला हिसार फिरोज़ा, दूसरा जौनपुर, ये उत्तर प्रदेश में है। हिसार फिरोज़ा हरियाणा में है। फतेहाबाद हरियाणा में है।
फिरोजपुर यूपी में बदायूं के पास है। और पांचवा फिरोज़ाबाद दिल्ली के पास, जो कि अब दिल्ली का ही एक हिस्सा है। हिसार फिरोज़ा, जौनपुर, फतेहाबाद, फिरोजपुर और फिरोज़ाबाद, सभी में फिरोज का नाम शामिल है। उसके समय में कई सारी महत्वपूर्ण इमारतें बनी, जैसे कि खाने जहां तेलंगानी का मकबरा 1370 में बनाई है दिल्ली में, और यह भारत का पहला मकबरा था जो कि अष्टकोणीय था। और इसके बाद भारत में सभी मकबरे लगभग इसी पद्धति से बने हैं। फिरोज शाह के बड़े पुत्र फतेह खां का मकबरा बनाया गया, जिसे कि कदम ए शरीफ कहा जाता है। और यहाँ पर हज़रत मोहम्मद के पद चिन्ह भी स्थापित किए गए हैं, इसीलिए इसे कदम ए शरीफ कहा जाता है। इसके अलावा दिल्ली में जामा मस्जिद, चौबुर्जी मस्जिद और ख़ास मस्जिद, इनका भी निर्माण फिरोज द्वारा करवाया गया। फिरोज के समय ही खाने जहां जौना शाह द्वारा दिल्ली में खिड़की मस्जिद, कालू सराय की मस्जिद और काली मस्जिद का निर्माण करवाया गया। साथ ही उसने कई सारे मदरसे और मकतब, जो कि पाठशालाएं होती हैं, और शिकारगाहों का भी निर्माण कराया। कुछ पुराने भवनों की मरम्मत कराई, जिनमें सबसे उल्लेखनीय नाम है कुतुब मीनार का। उसने विद्वानों को आश्रय दिया अपने दरबार में। 2 प्रसिद्ध इतिहासकारों को उसने आश्रय दिया, जिसमें था ज़ियाउद्दीन बर्नी और शम्स सिराज अफीफ। दोनों ने अपनी ऐतिहासिक रचना को सुल्तान फिरोज शाह को समर्पित किया है, और दोनों की ही रचना का नाम है तारीख ए फिरोज शाही, फिरोज शाह का इतिहास। उसने भारतीय दर्शन और चिकित्सा संबंधी संस्कृत रचनाओं का भी फारसी में अनुवाद करवाया। उसने स्वयं भी अपनी आत्मकथा फुतुहात-ए फिरोज शाही, फुतुहात-ए-फिरोज शाही के नाम से लिखी है। ये सब हुए उसके अच्छे काम, जिनसे कि साम्राज्य को शक्ति मिली, राज्य की आर्थिक स्थिति को लाभ मिला, जनता के बीच जनता को राहत मिली और जनता के बीच उसकी लोकप्रियता बढ़ी। लेकिन कुछ ऐसे काम भी हैं जिसकी वजह से उसकी आधुनिक इतिहासकार उसकी कटु आलोचना करते हैं और काफ़ी हद तक उसे तुगलक साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी माना जाता है। कई बार प्रश्न पूछ भी लिए जाते हैं कि फिरोज शाह तुगलक को तुगलक साम्राज्य के पतन के लिए कहाँ तक उत्तरदायी माना जा सकता है, या फिर फिरोज तुगलक के उन कार्यों का मूल्यांकन कीजिए जो कि तुगलक साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी बने। तो ऐसे कामों की चर्चा भी हम करेंगे। सबसे बड़ा जो उसकी आलोचना का आधार है वह है उसकी धार्मिक नीति, जिसे कि हम तुष्टीकरण का उपाय कह सकते हैं। शक्तिशाली मुस्लिम सामंतों और उलेमा वर्ग को प्रसन्न करने के लिए उसने अपीजमेंट वाली और कट्टर धार्मिक नीति अपनाई। मोहम्मद बिन तुगलक के उदार धार्मिक दृष्टिकोण से धर्मांध मुसलमानों का वर्ग असंतुष्ट था। कट्टरपंथी उलेमा कौन होते हैं? मुस्लिम धर्मगुरु, धर्माचार्य, वो सब मोहम्मद बिन तुगलक के विरोधी रहे। फिरोज इनकी शक्ति और प्रभाव से परिचित था। फिर इसके अलावा वो खुद एक हिंदू माता की संतान था, माने उसकी माँ हिंदू थी।
इसी कारण इस्लाम के प्रति निष्ठा और हिंदुओं के विरुद्ध आचरण का प्रदर्शन करने को वह सतत प्रयासशील रहा, ताकि उस पर यह आरोप न लगाया जाए कि वह एक अच्छा और धर्मनिष्ठ मुसलमान नहीं है। उसने अपना यह प्रयास कुछ इस ढंग से किया कि अंततः उसके समकालीन इतिहासकारों ने उसे एक आदर्श मुस्लिम शासक माना। इसलिए क्या क्या किया उसने? सबसे पहले तो उसने अपनी प्रशासनिक नीतियों का निर्धारण, अपनी कर नीति का निर्धारण शरीयत यानी मुस्लिम कानून को ध्यान में रखकर किया। इस्लाम के प्रचार प्रसार में रुचि ली और इस्लाम विरोधी प्रचार को वर्जित कर दिया। इस्लामी शिक्षा के प्रचार में उसने विशेष योगदान दिया। कई सारे मदरसे बनवाए, अनुदान और छात्रवृत्तियों की व्यवस्था की, विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया। अपने कल्याणकारी कार्यों में उसने मुस्लिम प्रजा की सुख सुविधा का विशेष ध्यान रखा। ये सारे कल्याणकारी कार्य वही थे जिन्हें इस्लाम में पुनीत कार्यों के रूप में देखा गया है, जैसे कि निर्धन युवतियों का विवाह, यात्रियों की सुविधाओं की व्यवस्था, रोजगार देने के उपाय। ये तो सारी चीज़ें थी जहाँ वो मुस्लिम धर्मावलंबियों का ध्यान रख रहा है। अब उसने कुछ नेगेटिव काम भी किए, जैसे कि हिंदुओं के विरुद्ध उसने दमनकारी उपाय किए। इस्लाम विरोधी प्रचार के आरोप में उसने एक ब्राह्मण को मृत्युदंड तक दिया। 1376 में उसने ब्राह्मणों पर जजिया कर आरोपित कर दिया, जबकि ब्राह्मण अभी तक जजिया से मुक्त थे। अन्य वर्गों से भी जजिया की वसूली। जजिया क्या है? एक धार्मिक कर है जो कि इस्लाम के अलावा अन्य धर्म को मानने वाले लोगों से लिया जाता है किसी भी इस्लामिक स्टेट में। तो फिरोज ने क्या किया? ब्राह्मणों से भी जजिया वसूल करना शुरू किया। इसके अलावा अपनी जीवनी फुतुहात फिरोजशाही में उसने स्वयं लिखा है कि उसने हिंदुओं को धन और पदों का लालच देकर इस्लाम में धर्मांतरण के लिए उकसाया। साथ ही हिंदुओं पर उनकी धार्मिक स्वतंत्रता पर तरह तरह के प्रतिबंध लगाए गए, जैसे कि उन्हें सार्वजनिक रूप से होली और दिवाली जैसे त्यौहार मनाने पर पाबंदी लगा दी गई। और उसके सैनिक अभियानों में उसने मंदिरों को लूटा, विशेष रूप से जाज नगर और नगरकोट के मंदिरों को उसके द्वारा लूटा गया। केवल हिंदू ही नहीं, बल्कि उदारवादी मुसलमानों जैसे कि शिया, सूफी, महदवी, इन सब का भी उसने दमन किया। शिया मुसलमानों की धार्मिक पुस्तकों को उसने सार्वजनिक रूप से जलवाया। इसके फलस्वरूप हम फिरोज की नीति को, धार्मिक नीति को धर्मांधता पर आधारित कह सकते हैं। पर आधुनिक शोधों से एक नई बात उभर कर सामने आई है कि फिरोज के आचरण का, धार्मिक आचरण का एक दूसरा पहलू भी था। हिंदू दर्शन में उसकी गहरी दिलचस्पी थी। उसने अनेक संस्कृत रचनाओं का फारसी में अनुवाद करवाया। उसे संगीत से भी लगाव था, जबकि कट्टरपंथी इस्लाम में संगीत को अप्रिय माना जाता है। उसने जैनों के मंदिरों को दान भी दी। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में जो जैन और हिंदू अधिकारी लगाए गए थे, नियुक्त किए गए थे, उन्हें पदों से हटाने के लिए उसने कोई उपाय नहीं किया। अतः यह स्पष्ट है कि फिरोज द्वारा धार्मिक कट्टरता का प्रदर्शन व्यक्तिगत धर्मांधता का परिणाम न होकर एक राजनैतिक विवशता थी। और ये भी ध्यान रखिए कि फिरोज ने जो ये धार्मिक नीति अपनाई, उसके विरुद्ध हिंदुओं की कोई विशेष प्रतिक्रिया समकालीन इतिहास में दर्ज नहीं हुई है कि किसी हिंदू पंथ या किसी हिंदू द्वारा इसका विरोध या विद्रोह किया गया हो इसके खिलाफ। तो ये तो हुई फिरोज की धार्मिक नीति की बात। और कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जो शायद पीछे छूट गए हैं या डिस्कस कर लिए गए हैं, वे हैं दीवान बंदगान की स्थापना।
फिरोज तुगलक को दास रखने का बहुत शौक था। दूसरा, वो शरीयत के हिसाब से अधिकाधिक लोगों को रोज़गार भी देना चाहता था। शायद इसलिए भी उसने दास प्रथा को बढ़ावा दिया हो। उसके समय में इतनी बड़ी संख्या में दासों की भर्ती की गई कि उनकी संख्या बढ़कर 1,80,000 हो गई। और इन दासों की देखभाल के लिए उसने एक नया विभाग क्रिएट किया, नया विभाग बनाया, जिसे कि दीवान बंदगान यानी कि दास विभाग कहा जाता था। किंतु ये दास एक तरफ तो राजकोष पर आर्थिक भार बन गए, और फिरोज तुगलक के बाद जो उत्तराधिकार के संघर्ष हुए उसमें इन दासों ने बड़े पैमाने पर हस्तक्षेप प्रारंभ कर दिया और राजनीतिक अस्थिरता फैलाया। अतः अगर फिरोज़ की उन नीतियों की चर्चा करें जो कि तुगलक साम्राज्य के पतन का कारण बनी, तो ये जो दीवान बंदगान है वो हम उसको हम इसी श्रेणी में रखेंगे। धार्मिक नीति, दास प्रथा और इसके अलावा उसके सैन्य सुधार, वो भी उसकी आलोचना का कारण है। उसने सैन्य व्यवस्था में कुछ नए नियम लागू किए, जैसे कि सैनिकों को वेतन के बदले जागीर देना उसने प्रारंभ कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप जागीर प्रथा का काफ़ी विस्तार हो गया। सैनिक अपने सैनिक कार्यों के बजाय अपनी जागीरों का प्रबंध करने में अधिक रुचि लेने लगे, अधिक व्यस्त हो गए। इससे सेना की शक्ति पर विपरीत प्रभाव पड़ा। दूसरा जो काम था वो था कि सेना में बड़े पदों को वंशानुगत कर दिया गया। जैसा कि शम्स सिराज अफीफ लिखते हैं, फिरोज ने सैनिकों को अपनी मृत्यु पर्यंत सेवानिवृत्त न किए जाने का आदेश जारी कर दिया, और युद्ध में आवश्यकता पड़ने पर वे सैनिक अपनी जगह अपने पुत्र या दामाद अथवा दास को भेज सकते थे। इनके परिणाम स्वरूप इसके अलावा उसने जो युद्ध खम्स जो था, युद्ध की लूट, उसकी प्रचलित दर में संशोधन कर दिया और 80% भाग, युद्ध की लूट का 80% भाग सैनिकों को देना प्रारंभ कर दिया और 20% भाग राजकोष में जमा होने लगा। दाग और हुलिया प्रथा भी ढीली पड़ गई और सेना में भ्रष्टाचार बढ़ा। इन सब कार्यों की वजह से दाग और हुलिया प्रथा ढीली पड़ गई, क्योंकि उसने खुद ने ही कह दिया कि भाई आप अपनी जगह पर अपने बेटे, दामाद या दास को भेज सकते हैं। तो हुलिया व्यवस्था का महत्व ही समाप्त। और इसी तरह से घोड़ों में भी भ्रष्टाचार होने लगा। निम्न कोटि के घोड़े सेना में भेजे जाने लगे। इन सब कारणों से सेना में भ्रष्टाचार बढ़ा, कार्यकुशलता घटी और सैन्य व्यवस्था पर हानिकारक प्रभाव पड़े। सैनिकों को वेतन के बदले जो जागीर देने की प्रथा प्रारंभ की गई थी, उससे सेना में सक्रिय सैनिकों की संख्या घटने लगी। अवकाश प्राप्त या पेंशन पाने वाले सैनिकों की संख्या बढ़ने लगी। इन सब के परिणाम स्वरूप सेना कमज़ोर हुई और भविष्य में तुगलक साम्राज्य का पतन सुनिश्चित हो गया। अब हम बात करेंगे इन सारे कार्यों, नीतियों के आधार पर फिरोज शाह के मूल्यांकन की। फिरोज शाह तुगलक एक जन लोकप्रिय शासक था। उसने कई सारे राज्य की आय को बढ़ाने के लिए कई सारे काम किए और साथ ही साथ उसने बड़ी संख्या में जन कल्याणकारी कार्य किए। पहला ऐसा शासक है जो जनता के कल्याण के बारे में सोच रहा है। किंतु हमें उसकी पृष्ठभूमि देखनी होगी। उसने स्वयं मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल को देखा है, उसके प्रति जनता के, सेना के, किसानों के, उलेमा वर्ग के असंतोष को देखा है और उसकी असफलता से वो बहुत ज़्यादा प्रभावित था।
इसलिए वह अपने किसी भी कार्य से किसी भी वर्ग को रुष्ट नहीं करना चाहता था, विरोध और विद्रोह का अवसर नहीं देना चाहता था। इस पृष्ठभूमि में उसने तुष्टीकरण की नीति को अपनाया, सभी वर्गों के प्रति विनम्रता और उदारता की नीति अपनाई। हालांकि इसमें संदेह नहीं है कि उसकी इस नीति से लाभ पहुंचा, सभी वर्गों का सहयोग उसे प्राप्त हुआ और राज्य की आय भी बढ़ी, लेकिन इस नीति के दीर्घकालिक परिणाम अत्यंत घातक सिद्ध हुए और फिरोज की मृत्यु के 10 वर्षों के भीतर भीतर ही तुगलक साम्राज्य का पतन हो गया। निष्कर्षतः ये कहा जा सकता है कि फिरोज द्वारा प्रशासनिक नीतियों को नई दिशा प्रदान करने का प्रयास जो था वह आंशिक रूप से ही सफल रहा और भले ही उसके आर्थिक सुधारों ने राज्य को तात्कालिक रूप से सुदृढ़ किया था और कल्याणकारी कार्यों ने सुल्तान के पद की प्रतिष्ठा को बढ़ाया था, लेकिन उसकी तुष्टीकरण की नीति ने अंततः साम्राज्य के पतन को अवश्यंभावी बना दिया। 38 वर्ष लंबे राज्यकाल में फिरोज शाह ने जो तरीके अपनाए उनमें दीर्घावधि में राजनीतिक बुद्धिमत्ता की कमी दिखाई देती है। उनसे केंद्रीय प्रशासन की कार्यकुशलता घटी, सेना कमज़ोर पड़ी और अंततः राजकोष रिक्त हो गया और साम्राज्य का पतन सामने दिखने लगा। 1388 में उसकी मृत्यु के बाद उत्तराधिकार के लिए युद्ध छिड़ गया। एक के बाद एक नए सुल्तान आने लगे, दशा बिगड़ती गई। 1394 में कन्नौज का जो पूर्वी भाग था वो तुगलकों के नियंत्रण से निकल गया। मलिक सरवर ने अंततः जौनपुर में स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर ली। उत्तर में खोखरों के विद्रोह होने लगे, मालवा और खानदेश भी स्वतंत्र हो गए और रही सही कसर अंततः 1398 में समरकंद के मध्य एशिया में स्थित समरकंद के अमीर तैमूर लंग के आक्रमण ने पूरी कर दी। तैमूर लंग के भयावह आक्रमण से बचने के लिए तुगलक सुल्तान को गुजरात भागना पड़ा और जब तक तैमूर दिल्ली में रहा तब तक सुल्तान गुजरात ही रहा और इस तरह से तुगलक साम्राज्य का पूरी तरह विघटन हो गया। इसी के साथ यह विषय हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।